इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। कितना बड़ा शोध किया जर्मनी ने। किसी जैनी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये जर्मनी की बात कर रहा हूं। जर्मनी ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा रिसर्च की जाती है, शोध कार्य किए जाते हैं। उसने शोध करके ये बताया। और इस बार तो जब आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये घोषणा कर दी कि भारत का 2023 का वर्ष मोटा धान्य वर्ष यानी कि मिलेट ईयर के रूप में जाना जाएगा, और पूरे विश्व में इसकी पहचान बन रही है कि मोटा धान्य किस देश की उपज है बताओ। मोटा धान्य सिर्फ भारत की उपज है। बाकी जो धान्य, गेहूं इत्यादि जो होते थे वो तो मैक्सिको में पैदा हुए थे और मैक्सिको के लायक थे, लेकिन मोटा धान्य ज्वार, बाजरा, मक्का आदि, चना आदि, ये सब तो मोटे धान्य भारत की ही उपज थे। लेकिन हम भारत का भोजन छोड़ करके और विदेशी भोजन की ओर चले गए। परिणाम में क्या क्या ले आए पता नहीं। और आज जो कहा जाता है कि महाराज क्या करें, बीमारी होती है तुरंत इलाज करने के लिए फिर एलोपैथी के अलावा दूसरा कोई शरण हमें समझ में नहीं आता। तो आज मैं इसकी भी समीक्षा कर लूं, क्योंकि जब भी किसी चीज की समीक्षा नहीं की जाती तभी जाकर किसी चीज से समझौता किया जाता है। समझौता तभी होता है जब ठीक से समीक्षा नहीं होती, और जब समीक्षा नहीं होती और समझौता हो जाता है तो बाद में जाकर के हमारी समझ को धोखा हो जाता है। अब सोचो, अब जब बात आती है इस प्रकार के भोजन करने के बाद जब बीमारियां हो जाती हैं, तुम्हारा जल्दी ठीक होना है तो एलोपैथी के अलावा कोई दूसरा समझ में नहीं आता। और आयुर्वेद के पास जाओ तो महीनों लग जाते तब जाके ठीक होता है। ये सोच भी दूसरों के द्वारा थोपी गई सोच है, जो हमारे खुद के निर्माण और राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत बड़ी बाधक है। अब आप सोचो, सुनो, आयुर्वेद में भी आज उतना ही फास्ट रिलीफ करने की सामर्थ्य है, बशर्ते कि रोग होते ही सबसे पहले हम आयुर्वेद की शरण में पहुंचे। हम तमाम तरह के डॉक्टर को खांकने के पश्चात जब वहां से सारे एलोपैथी के डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, तब हम हाथ जोड़ के पहुंचते हैं आयुर्वेद के पास। यदि यही चीज हमने शुरुआत में हाथ जोड़ के नहीं, सामान से हाथ मिला के पहुंचे होते, तो आयुर्वेद भी उतना ही फास्ट रिलीफ आपको करता जितना कि आपके लिए एलोपैथी के प्रति धारणा बना के रखी है। और केरल जैसा राज्य जो भारत का सबसे ज्यादा प्रशिक्षित राज्य है, उस राज्य में यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, यदि बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, तो सबसे पहले आयुर्वेद की शरण में पहुंचता है। जैसे पूरे भारत देश में यदि मानसून आता है तो सबसे पहले केरल से आता है, ऐसे ही आयुर्वेद का मानसून यदि आया है तो सबसे पहले केरला से आया है। अब वो बढ़ते बढ़ते कर्नाटक और महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। और इस बार तो जो आयुर्वेद का मानसून जिस राष्ट्र निर्माता के द्वारा लाया गया, वो राष्ट्र निर्माता तो हम सबके आराध्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज हैं। और इनके माध्यम से जो कोरोना काल के पहले ही इस आयुर्वेद की खोज कर ली गई। खोज तो बहुत पहले से थी, लेकिन आयुर्वेद को लोगों के सामने रखने की जब बात आई, और कोरोना काल ने तो आयुर्वेद का कितना महत्व है इसे भारत को नहीं बताया, पूरे विश्व को बता दिया। क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बनी थी तब तक यदि इतने लोग जो सामने बैठे हैं और जो सुन रहे हैं और जो दुनिया में आज जीवित हैं, उन सबको जीवित रखने में यदि कोई पैथी काम आ रही थी तो उसी का नाम था आयुर्वेद की पैथी। अब जब इतने बड़े स्वदेशी चिकित्सा पद्धति, इसलिए मैंने कहा कि भारतीय भाषा, भारतीय भूषा और भारतीय भोजन और भारतीय भेषज यानी भारतीय दवाई चिकित्सा पद्धति, आज आप लोगों का सौभाग्य है कि जिस चिकित्सा पद्धति को गुरुदेव ने एक नया आयाम दिया है और हम सबको आशीर्वाद देकर के वो पूर्णायु जैसे संस्थानों का निर्माण कराया है। आज ऐसा ही चिकित्सा शिविर आज आपके इस शाहपुर नगर में लगा हुआ है। 26 जनवरी वाकई में उन्हीं लोगों की सार्थक हुई है जिन लोगों ने भारतीयता को समझा है और भारतीय संविधान के क्षेत्र में अपने आप को मील के पत्थर बना के साबित किया है। यही आज 26 जनवरी का सबसे बड़ा महत्व माना जाएगा कि हमने भारतीय चिकित्सा पद्धति को पुनः अपनाने के लिए गले लगाया है। ये सारी चीजें राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि इन चीजों को ही गौण करके वो गोरे लोग आप पर शासन कर गए, और इन चीजों को यदि आप फिर गौण कर दोगे तो गोरे तो बहुत दूर की बात है, आज तो पूरी दुनिया की नजर भारतीय बाजार पर है। क्योंकि भारतीय जनसंख्या, सुना है पिछले कुछ दिनों पहले, चीन से भी आगे बढ़ गई है। सुना है, सही है ना? सुना है ऐसा कि
कि भारत की जनसंख्या 3-4 दिन पहले चीन से भी आगे बढ़ गई है। गलत से सही है वो आप लोग समझना, लेकिन नहीं भी बड़ी है, आगे पीछे है, लेकिन सब भारत का बाजार सबसे बड़ा बाजार है और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। ऐसे में पूरे देश की निगाहें नहीं, पूरे राष्ट्र और विश्व की निगाहें भारत पर हैं और ऐसे में सारी कंपनियां षड्यंत्र के तहत आप लोगों के स्वास्थ्य को अपने हिसाब से नियंत्रित करने के लिए लगी हुई हैं। एक उदाहरण देके मैं समाप्त करना चाहूंगा। कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि मंच पर बोल रहा हूं, माइक पर बोल रहा हूं, लेकिन आप चाहोगे तो उसका नाम मैं अलग से बता दूंगा। लेकिन अब उसका नाम लिए बगैर एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं, क्योंकि एक कंपनी की नाम नहीं, ऐसी सारी कंपनी के हाल हैं। एक कंपनी का हाल सुनो। कंपनी एक विकसित राष्ट्र की है और टॉप फार्मा कंपनी उसी राष्ट्र की मानी जाती है। चलो राष्ट्र का नाम तो मैं ले दूं क्या, जिसको आप सबसे बड़ा राष्ट्र मानते हैं? समझ गए दिमाग में कौन का है? हाँ, तो अब उस राष्ट्र की एक फार्मा कंपनी, उसके रिसर्च पर्सन से गुरुदेव का एक भक्त मिलकर के आया, क्योंकि वो भी उसी राष्ट्र में जॉब करता था। और गुरुदेव के सामने जब उसने हाल बयां किया, उस वक्त मैं भी गुरुदेव के समीप बैठा हुआ था, तो सुनकर के गुरुदेव भी आश्चर्य में थे और मुझे तो ऐसा लगा कि जमीन खिसक गई हो पैरों के नीचे से। उसने कहा कि बोले महाराज, कितना बड़ा षड्यंत्र है, इतनी बड़ी फार्मा कंपनी है जो पूरे विश्व में अपनी एलोपैथिक दवाएं सर्व करती है। ऐसे में उसके रिसर्च पर्सन ने बताया कि कंपनी की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई है कि कोई भी दवाई का फॉर्मूला ऐसा बनाना जिस फॉर्मूले की दवाई को खाकर के मरीज स्वस्थ भी ना हो और मरे भी ना। मर जाएगा तो हमारा फायदा नहीं होगा और स्वस्थ हो जाएगा तो हमारा फायदा नहीं होगा। मतलब ऐसी जो डायबिटीज जैसी दवाएं, बीमारियां जो आज एक बार शुरू होती हैं तो मरने तक आपका साथ देती हैं, ऐसे जो कार्डियक डिजीज जो एक साथ आपके साथ जोड़ते हैं तो लास्ट तक आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, इन बीमारियों का लास्ट तक होने का कारण क्या है? तो ऐसी कंपनियों की दवाइयों का सेवन करना जो ना आपको मारती हैं ना आपको स्वस्थ करती हैं, क्योंकि मरने में और स्वस्थ होने में कंपनी का घाटा है। मरने और स्वस्थ होने में कंपनी का घाटा है और आपको जिंदा भी रखें और बीमार भी रखें, इसलिए उसमें फायदा है। ऐसी उस कंपनी के एक कंपनी का नाम नहीं, ऐसी सभी जगह ये चल रहा है। और एलोपैथिक दवाइयों का मार्केट आपके भारत में जितना ज़्यादा फल फूल रहा है उतना तो हमें लगता नहीं किसी अन्य देश में फल फूल रहा हो, जबकि भारत की चिकित्सा पद्धति पूरे विश्व के लिए आज अनुकरणीय बनी हुई है। लेकिन हमने उन चिकित्सा के चीज़ों को स्वीकार करके अपने आप को एक दीनहीन बना लिया है। क्यों बना लिया है? हमने अपने भारतीय वंशज पर जो बहुमान था उसको खो दिया है। और जिन जिन लोगों ने इसका बहुमान प्राप्त किया है, आज सुना है सुबह से ही कतार लगी हुई है, क्योंकि जो लोग समझते हैं कि जिसने आज हमारे लिए जीवन देकर रखा है उस जीवन पद्धति और चिकित्सा पद्धति को आज स्वीकार करेंगे तो हमारा जीवन हम पूरा जी पाएंगे, नहीं है तो अकाल मरण तो कभी भी हमें आके घेर सकता है। एक कोरोना जैसी बीमारियां माते मत समझना कि एक महामारी थी, 100 वर्ष के बाद आती है निकल जाती है। अब तो इस प्रकार की महामारियों के लिए कभी भी कोई देश षड्यंत्र करके आपको भेज सकता है। पड़ोस आपके बहुत ज़्यादा आपके प्रति संवेदनशील नहीं है, पड़ोसी देश भी नहीं है, इसलिए संभल के रहो। भारतीय भूषा, भारतीय भोजन, भारतीय भाषा और भारतीय भेषज, इन सबको स्वीकार करोगे तो आनुवांशिक बीमारियों से भी बच पाओगे। और अंतिम बात मैं और कह दूं, पता नहीं आप लोग राष्ट्र के बारे में कितना सुनना पसंद करोगे, इसलिए आज के दिन तो बोलना हक बनता है और सुनना भी आपका कर्तव्य बनता है। कई बार इस प्रकार की बातें आप लोगों ने भी सुनी होंगी। एक मैं अपना ही वाकया बताना चाहता हूँ। सागर की ओर बिहार हो रहा था, तो उस समय सागर के मेडिकल कॉलेज के कई सारे डॉक्टर्स हमारे आसपास चलने लग गए, क्योंकि गुरुजी के पास तो चलने का मौका हर किसी को इतनी आसानी से मिल नहीं पाता है, तो हमारे पास चलने लग गए। अब लंबा बिहार था, सुबह सुबह का वक्त था, तो वो पूछने लगे, बोले महाराज कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं जिन समस्याओं को देखने के पश्चात हमारा मेडिकल साइंस चुप होना पड़ता है। क्या बात हो गई? उन्होंने कहा, बोले महाराज सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, एमआरआई हो गई, सीटी स्कैन हो गया, और भी जो डिजिटल एक्सरे वगैरह होते हैं सब कुछ हो गया, लेकिन रोगी को रोग भी बना रहता है।
रोगी रोग से कराह रहा है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, अब हम इलाज करें तो कैसे करें? तो क्या हमने कहा आप यदि इस प्रकार की कंडीशन आती है तो रोगी को भगा देते हैं क्या? नहीं महाराज, कैसे भगा दें? क्योंकि समझ लेते हैं कि वो रोगी मेरे पास तो कई डॉक्टर से होकर के आया है ना, तो जब उन लोगों ने भी उसको यूज किया तो मैं भी जब तक चाहूँ तब तक यूज करूँ, और जब हो जाए तो अपना वो चला जाएगा। ऐसा उन्होंने अपनी उस अंतर वेदना को मेरे सामने रखा। तो हमने कहा तो गलत बात है आपकी। महाराज जी अब क्या करें, परिवार है, अर्थोपार्जन तो आवश्यक है, हमारा कोई दूसरा व्यापार तो है ही नहीं, यही व्यापार है। तो हमने कहा कम से कम व्यापार और सेवा का अंतर तो आप समझो। सेवा और व्यापार दोनों तुमने यदि एक बना लिया है तो कभी मरीज को स्वस्थ नहीं कर पाओगे। मरीज को निर्भीक करना आपका कर्तव्य बनता है, मरीज को निश्चल बनाना आपका कर्तव्य बनता है, तब जाकर के आप अपने आप को एक चिकित्सक, जिसको आकस्मिक विषक बोला जाता है, इसका नाम चरितार्थ कर पाओगे। तुमने कहना क्या चाहते हो? बोले महाराज आगम में क्या बताया इस बारे में? हमने कहा आगम तो ठीक है, यदि आपने भोपाल में यदि चिकित्सा संगोष्ठी जो हुई थी गुरुदेव के द्वारा, वो 1 घंटे का यदि आपने कभी वो वीडियो सुना होता तो प्रश्न नहीं करते। बोले महाराज कब हुई, हमें पता ही नहीं। तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो आप सुन लेना उसको। तो उसमें गुरुदेव ने 2 बातें कही थी। 2 बातें क्या कही थी? वो ये कही थी कि यदि आप प्रज्ञापराध और दूसरी जो मैं बात बताना चाहता हूं, इन 2 को यदि आप गौण कर रहे हैं तो कभी भी चिकित्सा का आपको निदान करना नहीं आता। निदान समझते हो? डायग्नोसिस करना या उस बीमारी के बारे में पता लगाना तो नहीं आता आपको। जब आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, उसके बाद आपसे भी कहते कि नहीं सुपरस्टिशियस है, एलर्जिक है, या किसी प्रकार से कुछ और भी कहकर के उस मरीज को अपने पास रखे रहते हो, लेकिन आपको यदि इन 2 चिकित्सा के निदान की पद्धतियों को नहीं आता है तो आप उस मरीज से खिलवाड़ कर रहे हो। क्या महाराज? प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध क्या होता है? तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाना, इसका नाम प्रज्ञापराध है। सुन रहे हो आप लोग? कल आप लोग बहुत करे थे महाराज जी आप चलो चलो, आज आ गए हैं तो आप सुनना भी पड़ेगा आपको। 26 जनवरी है, पता नहीं कल मिल पाए कि नहीं मिल पाए। सुनो, प्रज्ञापराध क्या होता है? तो प्रज्ञापराध का मतलब प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाना। अब प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाने का मतलब वही होता है जो आगम विरुद्ध कार्य माने जाते हैं। आपको सही दिशा में सोचना, सही दिशा में चलना, सही दिशा में बोलना आदि आदि प्रकृति ने आपके लिए उपकार के रूप में उपहार दिए हैं, उनको स्वीकार करने का नाम प्रज्ञापराध से बचना है। और इसके विरुद्ध जा रहे हैं, चाहे वो आप कसाईयों से ग्रसित हो रहे हैं, चाहे विषयों से ग्रसित हो रहे हैं, चाहे मान मस्तिष्क से ग्रसित हो रहे हैं, ये सब चीजें आपके अंदर रोग के उपजने के लिए कारण बन रही हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी रोग उपजता मन में है, पनपता तन में है। हमें लगता है कि कल हमने कुछ खा लिया और आज ये रोग हो गया। अरे वो जो कल खाया था वो तो एक उत्प्रेरक बना उस चीज के लिए जिसकी बीज हमने बहुत पहले बो दिए थे, और कल उसको उत्प्रेरक मिल गया और आज रोग सामने आ गया। हम किस प्रकार की कुंठाएं अपने पास रखे रहते हैं, कोई बातों को छुपा के रखते हैं, तो ये छुपाने रखने वाली जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं आपके अंदर गांठ वाले रोग पैदा करती हैं। गांठ वो कैंसर की गांठ हो, चाहे वो टीबी की गांठ हो, चाहे और अन्य प्रकार की गांठें जो आप सब जानती हैं और जानते हो। ये गांठें क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि हम अपने मन में कुछ गांठें बांध करके रखते हैं। ये इस प्रकार के भावों के माध्यम से इस प्रकार के रोगों की बीजारोपण हो जाती है, और बाद में जाकर जब ये रोग सामने आते हैं तो फिर हम आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रज्ञापराध जो हम कर रहे होते हैं उससे भी हमारे अंदर रोगों का आवागमन होता है, फिर उसका निदान यदि करोगे तब जाकर के आप उस मरीज को स्वस्थ कर पाओगे। और दूसरा एक बात आती है हवा, समझते हो? बाहरी हवा, ऊपरी हवा। महाराज ये तो सब ये सुपरस्टिशन से होता है, और आप ही अपन पढ़ते हैं मणि मंद तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। सही बात है, बिल्कुल ये पंक्ति बिल्कुल सही है कि नहीं, मणि हो, मंत्र हो, तंत्र हो, मरने वाले को कोई बचा नहीं सकता। तो मरने वाले को तो ना आयुर्वेद बचा सकता है ना एलोपैथिक बचा सकता है, लेकिन जो जीवित रह सकता है उसके लिए आयुर्वेद सबसे पहले बचा सकता है, और मणि मंत्र तंत्र भी बचा सकते हैं। इसका मतलब है यदि इस प्रकार की बाधाओं से कोई ग्रसित है तो उसका उपचार आपके एलोपैथी और एमआरआई और सीटी स्कैन में नहीं हो सकता। उसका उपचार तो उसी पद्धति से होगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मिथ्यात्व को सेवन करने लग जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी प्रकार से किसी के माथे पर
दर पे जाके माथा टेकने लग जाएं। मुसीबत में किसी से कुछ मत मांगो, मुसीबत 4 दिन की, एहसान जिंदगी भर का। कोई रोग हुआ है, चिकित्सा कराने जाएं, चिकित्सक से हम औषधि लेकर स्वस्थ हो जाएं, तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक रोग के चक्कर में जीवन भर का रोग मोल ले आए, ये कतई ठीक नहीं है। और यदि ऐसे अन्य किसी प्रकार से जो वाकई में जिनके पास देवों का स्वरूप नहीं है, उनके पास जाकर के माथा टेकते हैं, तो ये नई रोग को हम अपने जीवन में स्थान देने के लिए कारण बन रहे हैं। और फिर उनकी यदि पूजन पद्धति में और जुड़ गए, तो उस प्रकार के और हमने रोगों को अपने जीवन में स्थान देने के लिए कारण बना लिया। भोली भाली जनता को कई बार कुछ प्रकार के लोग जो इनको सिर्फ नियंत्रण में रहना चाहते हैं, उस नियंत्रण के भाव के जरिए ही उन सबको नियंत्रित करके और अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। इससे सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। तो इस पर अब ये रोग हो जाते हैं तो उनकी उसी प्रकार के कुछ चिकित्सा पद्धतियां होती हैं, जिसका वर्णन भी आयुर्वेद में है भूति कर्म के रूप में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम मिथ्यात्व का पोषण करने लग जाएं और मिथ्यात्व का सेवन करने लग जाएं। उसकी पद्धति उतनी होकर के पश्चात वो ठीक ठाक हो जाती है। जैसे सर दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए, दवा ली, ठीक हो गए, लेकिन बार बार उस डॉक्टर के पास दवा लेने जाएंगे, इसका मतलब है नया सर दर्द लेके सामने आएंगे। उससे बचना आवश्यक है। तो ये 2 चीजों को यदि आप गौर नहीं कर रहे हैं, एक प्रज्ञापराध और एक दूसरी बाधा, तो आपकी अभी निदान की पद्धति सही नहीं मानी जाएगी। और ये दोनों चीज़ें एलोपैथी के पास नहीं है। ये दोनों चीज़ों के बारे में सिर्फ आयुर्वेद बोलता है। इन चारों भकार भूषा, भाषा, भोजन और भेषज को स्वीकार करोगे, तभी जाकर के आपका गणतंत्र दिवस मनाना सार्थक होगा। हो इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु दे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।